नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार मीना, सहायक आचार्य भूगोल। आप सभी का स्वागत है भूगोल की इस कक्षा में। इस कक्षा के अंतर्गत हम भारत का भूगोल पढ़ते हैं और हम पिछले लास्ट वीडियो में भारत के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने भारत के भूआकृतिक प्रदेश, भौतिक स्वरूप, दक्षिण एशिया के संदर्भ में भारत की स्थिति का अध्ययन किया है। आज हम भारत के अववाह क्षेत्र की बात करेंगे कि भारत में किस प्रकार का अववाह क्षेत्र है जो पाया जाता है। ये अववाह तंत्र होता क्या है। सबसे पहले हम देखें कि अववाह तंत्र है क्या। तो अववाह तंत्र या प्रवाह प्रणाली किसी नदी, उसकी सहायक धाराओं द्वारा निर्मित जल प्रवाह की एक विशेष व्यवस्था है। यह एक तरह का जाल है या नेटवर्क है जिसमें नदियाँ एक दूसरे से मिलकर जल के दिशीय प्रवाह का मार्ग बनाती हैं। किसी नदी में मिलने वाली सारी सहायक नदियाँ और उस नदी बेसिन के अन्य लक्षण मिलकर उस नदी का अववाह तंत्र बनाते हैं। अर्थात हम इसे समझें कि व्हाट इज ड्रेनेज सिस्टम। तो ड्रेनेज सिस्टम का मतलब है कि एक मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियों का जो जल है या जिस क्षेत्र से वो जल ग्रहण करती हैं और जिस क्षेत्र में वो बहती हैं, वो पूरा जो एरिया है उसका अववाह क्षेत्र कहलाता है। और वो जो जाल है जिसमें नदियाँ आपस में मिल रही हैं, वो अववाह तंत्र है जो कहलाता है। भारतीय जो अववाह तंत्र प्रणाली है उसकी बात करें तो ये 3 प्रकार की है। हिमालयी प्रवाह प्रणाली, प्रायद्वीपीय प्रवाह प्रणाली और अंतः प्रवाह प्रणाली। अर्थात ये 3 प्रकार की है, जिसमें हिमालयी अववाह प्रणाली है, इसका मतलब हिमालय से निकलने वाली नदियों का अववाह क्षेत्र, जिसमें सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र 3 महत्वपूर्ण नदियां हैं जिनका अववाह क्षेत्र का अध्ययन हम यहाँ पे करेंगे। प्रायद्वीपीय प्रवाह प्रणाली अर्थात प्रायद्वीप भारत या दक्षिण भारत में बहने वाली नदियों का अववाह क्षेत्र, जिसमें 2 प्रकार की नदियां हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां और अरब सागर में गिरने वाली नदियां। अर्थात वो नदी जो अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती हैं और वो नदी जो अपना जल अरब सागर में गिराती हैं। तीसरा है अंतः प्रवाह की नदियां, जिसमें झीलों में गिरने वाली नदियां और मरुस्थल में समाप्त होने वाली नदियां, अर्थात उन नदियों का जल समुद्र तक नहीं पहुंच पाता है। ये एक डेल्टाई क्षेत्र का दृश्य है जिसमें आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यह जालनुमा दृश्य आपको यहाँ नज़र आ रहा है। ये हुगली, गंगा और ब्रह्मपुत्र, जिसे जमुना नाम से जाना जाता है, पद्मा और मेघना नदियों का डेल्टाई भाग है। अर्थात ये वेस्ट बंगाल का वो एरिया है जिसे हम गंगा के डेल्टा या ब्रह्मपुत्र के डेल्टा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे आप देखें कि सहस्त्रों धाराएं मिलके इस डेल्टा का निर्माण कर रही हैं। ये एक जालनुमा संरचना है। अब हम इसके प्रतिरूप की अगर चर्चा करें कि ड्रेनेज पैटर्न है क्या, तो ड्रेनेज जो पैटर्न है उसको हम देखें कि इसमें नदियों की ज्यामिति का विन्यास और उससे निर्मित पैटर्न या प्रतिरूप को अववाह प्रतिरूप कहा जाता है। अर्थात वो नदी किस प्रकार का एक पैटर्न बना रही है, किस प्रकार का वो अववाह क्षेत्र बना रही है। तो उसमें हम देखें कि पहला है द्रुमाकृतिक प्रतिरूप या वृक्षाकार, अर्थात वृक्ष की शाखाओं के सदृश जो नदियां फैली हुई हैं रवेदार शैलों में, इस प्रकार का दृश्य देखने को मिलता है। जिस एरिया में इस प्रकार की रवेदार रॉक्स होती है वहाँ पे वृक्ष की आकृति में नदी अपना अववाह प्रतिरूप बनाती है। उदाहरण के लिए गंगा के मैदान की जो अधिकांश नदियां हैं। दूसरा है आयताकार प्रतिरूप। तो आयताकार प्रतिरूप में जो नदी है उसकी सहायक नदी समकोण पे आके मिलती है, जैसे विंध्यन पठार की नदी। फिर जालीदार प्रतिरूप, जिसमें नदियाँ एक जाल सा बना देती हैं, उसे जाल सदृश अववाह तंत्र कहते हैं। भारत में हम उदाहरण के लिए देखें तो सिंह भूमि, जो छोटा नागपुर पठार की नदियाँ हैं, वो इस प्रकार का दृश्य है जो बनाती हैं। फिर है वलयकार प्रतिरूप।
वलयाकार प्रतिरूप में क्या होता है कि जो परवर्ती नदी है वो अनुवर्ती नदी से मिलने से पूर्व एक वक्र या चापाकार मार्ग से प्रवाहित होती है, जिसे हम कहें कि ये गुंबदाकार आग्नेय अंतर्वेदन पर प्रवाहित नदियां हैं। जैसे उदाहरण के लिए पिथौरागढ़ उत्तराखंड, तमिलनाडु और केरल की नीलगिरी की पहाड़ियों में प्रवाहित होने वाली नदियां। इसके अलावा कंटकीय या हुकनुमा प्रतिरूप, कंटकीय या हुकनुमा प्रतिरूप में नदियों का असंगत सम्मिलन होता है, अर्थात नदी अपहरण का परिणाम है ये कंटकीय। फिर अपकेंद्रीय प्रतिरूप होता है एक, और एक अभिकेंद्रीय, अर्थात सेंटर से इधर उधर नदियां जाएंगी, और एक है सेंटर की तरफ आएंगी अभिकेंद्रीय, जिसमें नदी बीच में आती है, पानी या उसकी सहायक धाराएं एक जगह आके इकट्ठा होती हैं। समानांतर प्रतिरूप में दो नदियां समानांतर बहती हैं। अनिश्चित प्रतिरूप जिसका कोई निर्धारण नहीं किया जा सकता। भूमिगत प्रतिरूप जो भूमि के अंदर है, पूर्ववर्ती अर्थात पहले वाला की जैसे ही, और एक पूर्ण रोपित प्रतिरूप या अध्यारोपित प्रतिरूप। अध्यारोपित प्रतिरूप में मूल सेल संरचना आधार से असंगत और नवीन अनावृत सेल से स्वतंत्र है, जैसे चंबल, वनास, रीवा, दामोदर और स्वर्ण रेखाएं नदियां। ये भारत की नदियां इस प्रकार का ड्रेनेज पैटर्न बनाती हैं, और विश्व की नदियां भी लगभग इसी प्रकार की ड्रेनेज पैटर्न या एक दो प्रकार और हैं उस प्रकार का अववाह तंत्र हैं जो बनाती हैं। अब हम भारत की प्रमुख अववाह तंत्रों में सबसे पहले हम उत्तर भारत की नदियों में सिंधु नदी का अध्ययन करते हैं। तो सिंधु नदी भारत की एक प्रमुख नदी है, या यूं कहें कि हिमालय अववाह क्षेत्र की एक प्रमुख नदी है। इसकी लंबाई लगभग 2880 किलोमीटर है, और भारत के अंदर ये बहुत कम एरिया में ही बहती है, लगभग 900 किलोमीटर के आसपास। तिब्बत में यह मानसरोवर से निकल के भारत से बहती हुई पाकिस्तान से होकर अंततः कराची के निकट अरब सागर में मिल जाती है। इसकी जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो चिनाब है, जो हिमाचल प्रदेश की कुल्लू पहाड़ी से निकलती है। और इसके अलावा और सहायक नदियों में सतलज, रावी, ब्यास और झेलम आदि प्रमुख नदियां हैं। भारतीय क्षेत्र में बहने वाली इसकी सहायक नदियों में सतलज तिब्बत से निकलती है, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम है। तो ये 5 नदियां मिलके सिंधु अववाह तंत्र बनाती हैं। नेक्स्ट हम देखें तो गंगा अववाह तंत्र। हिमालय की नदियों में गंगा अववाह तंत्र भी महत्वपूर्ण है। गंगा अववाह तंत्र की मुख्य नदी गंगा है। भारत में यमुना इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है गंगा की। हिमालय से निकलने वाली नदियां बर्फ और ग्लेशियर के पिघलने से बनती हैं, अतः पूरे वर्ष के दौरान निरंतर इनमें प्रवाह रहता है। जबकि प्रायद्वीप भारत की नदियां केवल मानसून के समय ही बहती हैं। उसका सीधा कारण है कि उसमें जो पानी है वो वर्षा का जल होता है। मानसून के दौरान हिमालय क्षेत्र में बहुत अधिक वृष्टि होती है, और नदियां ये बारिश पर भी निर्भर हैं, अतः इसके आयतन में उतार चढ़ाव होता है मानसून के सीजन में। इनमें से कई अस्थायी होती हैं। तटवर्ती नदियां विशेषकर पश्चिम तट पर लंबाई में छोटी हैं, उनका सीमित जलग्रहण क्षेत्र है। इनमें से अधिकांश नदियां अस्थायी हैं। पश्चिम राजस्थान की अंतर्देशीय नाला द्रोणी क्षेत्र की कुछ नदियां ये भी अस्थायी प्रकृति की हैं, और हिमाचल से निकलने वाली नदियों में सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदी की प्रणाली भी इस प्रकार की है कि बारिश के समय इनके जो आयतन है उसमें भी उतार चढ़ाव होता है। तो गंगा नदी की हम बात करें तो ये गंगोत्री के निकट इसका उद्गम स्थल है, और प्रारंभ में इसकी 2 शाखाएं हैं, भागीरथी और अलकनंदा, जो देवप्रयाग में मिलती हैं, और वहाँ से ये भारत के मैदानों की ओर प्रवेश करती है।
और यमुना, सोन, रामगंगा, शारदा, घाघरा, गंडक, गोमती, कोसी, महानंदा, चंबल, दामोदर आदि इसकी सहायक नदियां हैं। तीसरा है ब्रह्मपुत्र नदी अववाह क्षेत्र। तो ब्रह्मपुत्र नदी भारत के अरुणाचल प्रदेश में भारत के अंदर प्रवेश करती है और दिहांग नाम से जानी जाती है और गारो पहाड़ियों के निकट ये गोपालपारा के पास बांग्लादेश में प्रवेश करती है और बांग्लादेश में ये जमुना नाम से जानी जाती है। यहाँ ब्रह्मपुत्र में तीस्ता और कई अन्य सहायक नदियाँ मिलके अंततः जो गंगा यहाँ पद्मा के नाम से जानी जाती है उसमें ये ब्रह्मपुत्र नदी मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली है जो वर्तमान में संकटग्रस्त स्थिति में है। इसे विश्व विरासत सूची में शामिल कराने का प्रयास किया जा रहा है। एक्चुअली जो ब्रह्मपुत्र है वो निकलती तो तिब्बत से है जहाँ इसे सांगपो कहा जाता है और भारत में ये अरुणाचल में काफ़ी लंबी दूरी तय करने के बाद प्रवेश करती है। पासीघाट के निकट दिबांग और लोहित ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती हैं और संयुक्त नदी पूरे असम से होकर एक संकीर्ण घाटी में बहती हुई यहाँ पे और धुबरी के निकट ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है। ये महत्वपूर्ण नदी है ब्रह्मपुत्र नदी भी। फिर भारत की अगर हम सहायक नदियों की बात करें कि और तो यमुना, रामगंगा, घाघरा, गंडक, कोसी, महानदी ये सब गंगा की सहायक नदियां थी और ये सब मिलके यहाँ पे पश्चिम बंगाल के निकट बहुत बड़ा डेल्टा बनाती हैं। अगर हम इसके अववाह प्रतिरूप देखें कि हिमालय से निकलने वाली नदियां जिन्हें उत्तर भारत की नदियों के नाम से भी जाना जाता है किस प्रकार के अववाह प्रतिरूप डेवलप किए हैं तो उसमें है पूर्ववर्ती अववाह क्षेत्र। तो इस प्रकार का जो अववाह है तब विकसित होता है जब कोई नदी अपने मार्ग में आने वाली भौतिक बाधाओं को काटते हुए अपनी पुरानी घाटी में ही प्रवाहित होती है। इस अववाह प्रतिरूप को नदियों द्वारा सरिता अपहरण का भी उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है। हिमालय से निकलने वाली सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, भागीरथी, तीस्ता पूर्ववर्ती अववाह प्रतिरूप का निर्माण करती हैं। अर्थात कोई भी बाधा अगर आएगी रास्ते में तो ये उसको काटेंगी। इससे भौगोलिक परिवर्तन का भी असर नहीं पड़ता है। ये इम्पोर्टेंट है कि पूर्ववर्ती अववाह क्षेत्र है कौन कौन सी नदी बनाती हैं तो सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, भागीरथी और तीस्ता। दूसरा है क्रमहीन अववाह क्षेत्र। जब कोई नदी अपनी प्रमुख शाखा से अर्थात उसकी शाखा अगर सामने जा रही है तो वो विपरीत दिशा से आकर मिलती है। जैसे एक नदी यूं जा रही है और इधर से आके इसके अंदर एक नदी मिल जाए, विपरीत दिशा से आकर जब कोई नदी मिलती है तब क्रमहीन या अक्रमवर्ती अववाह प्रतिरूप डेवलप होता है। ब्रह्मपुत्र में मिलने वाली सहायक नदियां दिहांग, दिबांग और लोहित इस प्रकार का अववाह क्षेत्र बनाती हैं जिसे क्रमहीन अववाह क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। एक है खंडित अववाह। तो उत्तर भारत की विशाल मैदान में पहुंचने के पूर्व जो भावर क्षेत्र में विलीन होने वाली नदियां हैं वो खंडित या विलुप्त प्रकार के अववाह का निर्माण करती हैं। मालाकार अववाह देश की अधिकांश नदियां समुद्र में मिलने के पूर्व अनेक शाखाओं में विभाजित होकर डेल्टा बनाती हैं जिससे गुम्फित या मालाकार अववाह का निर्माण होता है। समानांतर अववाह देखें तो उत्तर भारत की विशाल मैदान में पर्वतीय नदियों द्वारा समानांतर प्रकार का अववाह प्रतिरूप विकसित किया जाता है। आयताकार हम देखें कि उत्तर भारत की कोसी और उसकी सहायक नदियां समकोण पे मिलती हैं और आयताकार प्रतिरूप बनाती हैं। ये भारत के अंदर उत्तर भारत का ड्रेनेज सिस्टम हमने देखा कि उसमें हिमालय से निकलने वाली नदियों में सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का अववाह क्षेत्र हमने यहाँ पे देखा है। थैंक यू।